नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। 8:55 हो चुके हैं। हम लोग अपना बुलेटिन लेकर हाजिर हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए ताकि तमाम खबरों को विस्तार दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़ रहे हैं। यशपाल राव जी, थैंक यू वेरी मच, सबका स्वागत है। इसे काइंडली जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्ते यशपाल जी, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? लक्ष्मण भाटिया दास जी, वंशिज कोहल जी, गुड इवनिंग। रंजीत सिंह राजू जी, आपका भी स्वागत है। राजेश चंदेल जी, चंद्रकांत ठाकुर जी, तमाम लोगों का स्वागत है जी। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो हम इसको शुरू करेंगे। ठाकुर साहब, आपका भी स्वागत है। कुलदीप चंद जी, आपका भी स्वागत है। कपिल सिंह गुलेरिया जी, नमस्कार जी, आपको भी। आज हम बीजेपी में हो रहे बड़े बदलाव की चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से JOIT में जो पेपर लीक का मामला सामने आया वो किस तरह से पूरा नेक्सस चल रहा था और अब आगे क्या हो सकता है। क्या कुछ बड़ी मछलियां निशाने पर अगर हैं तो वो कौन है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कोविड को लेकर पूरे देश में क्यों हड़कंप मचा हुआ। दुनिया में तो मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,70,00,000 के आसपास केसेस आए हैं, लेकिन अब देश में भी चिंता बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में आज कितने कोविड के मरीज आए इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। सबसे पहले आपको एक कुल्लू की खबर बताएंगे आपको। कुल्लू में आज फिर से एक हादसा हुआ जब एक पैराग्लाइडिंग के दौरान महाराष्ट्र के एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ये टैंडम फ्लाइट में पैराग्लाइडिंग कर रहा था, सेफ्टी बेल्ट खुल गई और ये नीचे बगीचे में गिर गया। हालांकि कहा जा रहा था कि पायलट ने इसको काफी देर तक होल्ड ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन उसका भार ज्यादा होने के कारण पायलट अंततोगत्वा पायलट का जो जोर था वो भी जवाब दे गया और ये फिर दुर्घटना सामने आ गई। लेकिन ये पहला हादसा प्रदेश में नहीं है पैराग्लाइडिंग को लेकर। अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं और फिर इसी तरह के एक्सक्यूजेस सामने आते हैं कि पर्यटक की वजह से बेल्ट खुल गई या फिर ये हो गया, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल फॉल्ट आते ही क्यों हैं और जब एक बार आते हैं तो उनको अगली बारी के लिए क्या हम सबक उससे लेते हैं। बड़ा मामला ये है। तो फिलहाल इस वक्त की ये दुखद खबर, पैराग्लाइडिंग साइट डोभी में ये लैंड करना था इन्होंने और 5 दोस्त थे, महाराष्ट्र से घूमने आए थे। उनमें 30 वर्षीय सूरज नाम बताया जा रहा है, ये पुणे का रहने वाला था। इसकी जो है मौत होगी। हालांकि इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, लेकिन इसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। पायलट को भी आंशिक चोटें आई हैं, वो अभी भर्ती है। उसको ये बताया जा रहा है कि उसको कुल्लू हॉस्पिटल में लाया गया है। ये बड़ी दुखद खबर इस वक्त की आ रही थी। उधर चंबा जिला के फोकल पॉइंट हटली में, ये बिल्कुल कांगड़ा के धर्मण शाहपुर वाले एरिया के साथ लगता है, कल देर रात एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी जिसमें 2 मजदूरों के झुलस जाने की आशंका है। हालांकि ये पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वो आग में जिंदा जल गए हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भयंकर थी। अंदर 5 लोग सोए हुए थे, उसमें से 3 बाहर निकल आए, सुरक्षित है, लेकिन 2 का कोई अता पता नहीं है और उनकी जो है खोज की जा रही है। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि वो इस अग्निकांड में झुलस कर जो है दम तोड़ गए हैं और कहीं भीतर ही उनके शव जो हैं वो पड़े हुए हैं। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ये 2 बड़े हादसे जो हैं आज जिन्होंने चिंता जो है पैदा करी है, ये 2 बड़े हादसे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा वाली दुर्घटना पर भी गहरा शोक व्यक्त किया है और जो अधिकारी है उनको आदेश दिया है कि लापता लोगों की जो है वो तुरंत प्रभाव से खोजबीन की जाए। अगर वो हादसे में बच निकले हैं तो कहाँ है कहाँ नहीं, ये पता किया जाए। तो ये है। मुख्यमंत्री कल लौटेंगे जी, कल क्रिसमस है, कल लौटेंगे मुख्यमंत्री और आते ही कुछ बैठकें करेंगे। ताबड़तोड़ बैटिंग उनकी दिल्ली से जारी है। अब तक 500 से ज्यादा दफ्तर डिनोटिफाई किए जा चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी अपने एक्चुअल मोड में आ गई। एक्चुअल मोड बीजेपी का ये कहा जाता है कि लंबा उनको अनुभव है विपक्ष में रहने का, इसलिए विपक्ष में ठीक से रहते हैं, तो उस मोड में पहले से आ गई है। जगह जगह बीजेपी के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी में कुछ और बड़ा भी होने वाला है, उसकी चर्चा करेंगे बुलेटिन के अगले हिस्से में। फिलहाल आपको ये बता दें कि देश दुनिया में कोविड को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया में कोविड का खतरा लगातार बड़ा होता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में अकेले चीन में ही 3,70,00,000 मरीज मिले हैं। अकेले चीन में ही 3,70,00,000 मरीज मिले हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 10 दिन में सिर्फ सरकारी आंकड़े जो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन गैर सरकारी रिपोर्टें बता रही है कि शुरुआती 20 दिनों में, इस महीने के पहले 20 दिनों में ही 24 करोड़ लोग जो हैं चीन में कोविड से संक्रमण का शिकार हो चुके हैं और हालत यह है कि वहां पे ब्लड बैंक में खून की कमी है।
हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है और लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, और अब ओपन एयर जो है लोगों को ट्रीट करने का काम जो है हो रहा है, और BF7 वेरिएंट जो है वहाँ पे तेजी से फैल रहा है। उधर अमेरिका में XBB वेरिएंट जो है उसके 18% केसेस अब तक सामने आए हैं, वो BF से भी तेजी से वहाँ फैल रहा है, और ये ओमिक्रॉन का ही म्यूटेशन, लेकिन इसका नाम XBB रखा गया, XBB रखा गया। फ्रांस और साउथ कोरिया में जो है पिछले 24 घंटों में कुल 1,11,000 से ज़्यादा नए केसेस मिले हैं। साउथ कोरिया में नए केसेस की संख्या 68,000 और फ्रांस में 43,000 आई है। फ्रांस में 158 पिछले 24 घंटे में, और साउथ कोरिया में 63 लोगों की जान गई है। जापान में 24 घंटे में 1,07,000 माफ कीजिएगा 1,70,000 नए मरीज मिले हैं, और वहाँ पे भी हालत खराब हो गई, 315 लोगों की मौत हो गई है। उधर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अब इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, और स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके बाद ये एक नई एडवाइजरी जारी की है। उसमें राज्यों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटा जा सके। ये निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए हैं, और उनमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी हॉस्पिटल्स में आपकी जो व्यवस्थाएं थी पुरानी, आप उनको एक बार फिर से जांचिए। अगर आपके वेंटिलेटर हैं तो उनको आप सेटराइट करिए, आपके ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको देख लीजिए, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ताकि किसी भी अपरिहार्य स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी इतनी जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, और BF7 जो वेरिएंट है उसके कुछ केसेस जरूर मिले हैं, लेकिन अभी कोविड के मामले जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। आज सिर्फ 300 मामले आए हैं, और कुल मिला के अभी 3500 से कम मामले जो हैं इंडिया में हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज कोविड के 7 नए केसेस आए हैं। ये केसेस जो है इसमें से 2 कांगड़ा में आए हैं, वहाँ अब कुल मिला के 6 एक्टिव केस हो गए हैं। 1 नया केस किन्नौर में आया है, 2 मंडी में आए हैं, एक केस शिमला और सिरमौर में आया। कुल मिला के 7 नए केसेस आ गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या जरूर बढ़ के 30 हो गई है। ये पिछले 5 दिन पहले की अगर बात करें तो ये 14 थी। 5 दिन में जो है ये डबल हो गई है, डबल से ज़्यादा हो गई है इनफैक्ट। और अभी भी लेकिन हमीरपुर, लाहौल स्पीति और ऊना, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां कोविड का कोई केस नहीं है। ये 5 दिन पहले की अगर बात करें तो 5 जिले जो थे कोविड फ्री थे एक तरह से। अभी 2 जिले और जो है कोविड की चपेट में आ गए। किन्नौर में भी आज नया केस आया है, और सोलन में भी एक नया केस जो है वो आया है। तो माफ कीजिए, सोलन में जो है 1 केस एक्टिव में भी, तो 30 केसेस एक्टिव हैं। 3 आज रिकवर भी हुए हैं। कुल मिला के आज 917 सैंपल हुए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सैंपल अभी भी RT-PCR के कम है। 733 सैंपल RT-PCR रैट के हुए 917 में से सिर्फ 184 जो है वो RT-PCR पे हुए हैं। ट्रू नॉट और नेट का जो है कोई अभी आज सैंपल नहीं हुआ है। लेकिन अगर पर्यटन सीजन को देखें तो मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, और पर्यटकों के लिए खासतौर से गाइडलाइन दी गई है कि वो एडवाइजरी उनको जारी की है कि वो मास्क लगा के रखें। लेकिन कांगड़ा में खासतौर से धर्मशाला में इसको मैंडेटरी कर दिया गया है सभी पार्टियों के लिए। जहां भी क्रिसमस की या न्यू ईयर की पार्टियां होगी वहां पे मास्क लगाकर ही जाना होगा। चाहे आप टूरिस्ट हैं चाहे आप लोकल हैं, आपको मास्क लगा के ही जाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। कितनी होती है कितनी नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी हिदायत दी गई है। अब बात करते हैं JOIT पेपर लीक मामले की। जो कल मामला सामने आया था वो लगातार उसमें जांच जारी है, और जो महिला पकड़ी गई है जो वहाँ पे सीक्रेसी ब्रांच में थी, उनके कब्जे से कुछ और पैसे मिले। 7,90,000 के आसपास कुछ और नकदी जो है वहाँ से प्राप्त हुई है उनके से। 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, और उनको 28 तक पुलिस रिमांड उनका लिया गया है। माना जा रहा है कि इस मामले में जो है अब बड़े खुलासे होंगे। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पूछताछ लगातार जारी है। गिरफ्तार लोगों के नाम भी हमारे पास बताए गए, लेकिन जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये हुआ है, कल हमने आपको बताया था कि पेपर मैच कर गया था। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये पूरी प्लानिंग से चल रहा था। हमीरपुर में एक कोचिंग सेंटर था जो JOIT की कोचिंग देता था, और जाहिर है कि जब कोचिंग सेंटर कोचिंग देते हैं तो गारंटी भी देते हैं सफलता की, और सफलता की गारंटी वहां ये पेपर बेच के दी जा रही थी। कोचिंग सेंटर वाला कोचिंग के बहाने ग्राहक ढूंढता था, उसके बाद ग्राहकों को जो है फंसाने का काम किया जाता था, फिर सेटिंग होती थी, और उसके बाद
पेपर लीक होता था। अब कितने पेपर इससे पहले लीक हुए नहीं हुए हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जांच अभी जारी है। इस पूरे मामले में जो नया पेपर ये JIT का जो लेटेस्ट 965 कोड वाला जो लीक पकड़ा है पुलिस ने, विजिलेंस ने, माफ कीजिएगा, तो विजिलेंस को जो ये जानकारी मिली है ये मिली है कि उन्होंने बकायदा पेपर को कॉपी करवाया था। महिला ने, उमा आजाद शायद उनका नाम है, उन्होंने, जो सेक्शन ऑफिसर थी सीक्रेसी ब्रांच में, उन्होंने बकायदा उसको वहां से कॉपी करवाया था, जो वहाँ एक तरह से लॉकर में रखा रहता है, उस पेपर को कॉपी करवाया था और 22 तारीख को ही कॉपी करवा के इसकी प्रतियां बन ली गई। बाकी बाद में फोटोकॉपी और करी गई उसी कोचिंग सेंटर में जिसके जरिए बढ़ता है, और फिर जो है ये मामला लेन देन का शुरू हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी को पता क्यों नहीं चला, उसके भी आपको जवाब देते हैं। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि जब मोहतरमा ने इस सारे काम को अंजाम दिया तो उस दौरान सीक्रेसी ब्रांच के CCTV खराब थे, काम नहीं कर रहे थे, ये अभी भी नहीं कर रहे हैं। ये कब से काम नहीं कर रहे हैं ये भी अब जांच का विषय है। और क्यों काम नहीं कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे हैं ताकि इस तरह की हरकतें कहीं उजागर ना हो जाएं, और ये कब से ये रैकेट चल रहा था, अब इस पे शिकंजा लगातार कसेगा तो उसके बाद पता चलेगा। रिमांड में कई चीजें बाहर आने की, पुलिस रिमांड जो मिला है उसमें कई चीजें बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच में अब जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के मठाधीश हैं उनकी ओर को भी शक की सुई मुड़ गई है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में, संभवतः कल ही, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब शिमला लौटेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर SIT गठित कर दी जाएगी, जो फिर आने वाले दिनों में एक एक चीज का खुलासा करेगी। खासतौर से इस बात पे नजर है कि जो मठाधीश वहां बरसों से बैठे हुए हैं उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। क्या उनकी संपत्तियां उनके वेतन से मेल खाती हैं? यदि नहीं खाती हैं तो जाहिर है कि ये एक क्लू रहेगा कि पैसा कहां से आया, फिर ये पूछा जाएगा और फिर माना जा रहा है कि कई खुलासे होंगे। क्योंकि जिस तरह से महिला का अपना बेटा जो है वहां उसी कमीशन से अच्छे अंकों में टॉपर पास होकर सरकारी नौकरी में लगा, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये धंधा बहुत पुराना है, आज से नहीं है, इसका सिर्फ भंडाफोड़ हुआ है, चल ये बरसों से रहा था। अब जब बरसों से चल रहा है तो जो बरसों से वहां बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं सीटों पे, उनके ऊपर भी शक जाना लाजमी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई एक शख्स या ये महिला अकेले दम पर इस तरह का काम कर रही थी। ये पूरा का पूरा एक ना कोई गिरोह होगा, और उस गिरोह को ही अब विजिलेंस ढूंढने में जुट गई है। कई लोग निशाने पे हैं और संभवतः SIT गठित होने के बाद तुरंत प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तमाम बड़े मठाधीशों को, तमाम बड़े जो विजिलेंस को लगता है कि जो लोग जांच के दायरे में आ गए, उनको ताकीद कर दी गई है कि वो शहर छोड़ के ना जाए। अगर वो जाते हैं तो उनको सीधे सीधे जो है कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे कार्रवाई में आएंगे, सारे के सारे शक के दायरे में आएंगे, लेकिन विजिलेंस कोई रिस्क नहीं लेने चाहती, इसलिए एहतियात के तौर पर सबको कहा गया है कि वो स्टेशन कोई नहीं छोड़ेगा और सामान्य ढंग से जो काम पे आते रहेंगे। जांच चल रही है लगातार। अभी तो पैसे की बरामदगी हुई है, अभी कुछ और तार खुलेंगे। जिन लोगों ने ऑनलाइन किया था उनको भी नामजद कर दिया गया, 6 लोगों को नामजद किया गया, उनको रिमांड पे लिया गया है सब कोई। इसमें वो टाउट जो ट्यूशन सेंटर चलाता था और महिला, उसका बेटा और 3 दूसरे लोग जिन्होंने पेपर खरीदा था, बेचने वाले भी खरीदने वाले भी 6 लोग हैं। लेकिन ये लंबी लिस्ट हो सकती है, ये 60 भी हो सकते हैं, ये 16 भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। इससे पहले के पेपर क्या लीक हुए थे या नहीं हुए थे उसको लेकर जो है वो मामला जांचा जा रहा है। लेकिन अभी शक की सुई कुछ बड़े लोगों की ओर को घूम गई है। तो बड़े लोग कौन हैं, आने वाले दिनों में खुलासा होगा। इसके साथ ही एक और चर्चा भी चल गई है कि क्या जो 3 पोस्टें अभी भरी गई हैं इस आयोग में, क्या उनको भी डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। ये पोस्टें आचार संहिता के दौरान ही भरी गई थी और बाकायदा इसके लिए इजाजत ली गई थी कि आयोग का काम रुक रहा है, इसलिए इजाजत दीजिए इनकी ओथ करवाने की। उनकी ओथ करवाएगी, लेकिन दिलचस्प ढंग से उनके पास काम कितना है, काम नहीं, इसकी जांच अब हो रही है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब से इंटरव्यू खत्म हुए हैं तब से इस तरह की पोस्टों की जरूरत नहीं है। फिर क्यों भरी गई, यह भी एक सवाल है। वो जिनको रखा गया उनका क्या लिंक थे, क्या नहीं थे, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अब जब जांच होगी तो फिर सभी पहलुओं की होगी। इसलिए कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, कोई बड़ा खुलासा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले जो बड़ा खुलासा एकदम हो जाएगा वो है बीजेपी के निकट भविष्य के जो सरमाएदार हैं वो कौन होंगे इसका। बीजेपी ने कल अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में
बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व जो केंद्र से है, सौदान सिंह प्रभारी, अविनाश राय खन्ना, विनोद तावड़े केंद्रीय महामंत्री हैं, और इसके मंगल पांडे पूर्व में प्रभारी रहे हैं, बीच में भी आए थे इलेक्शन में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनके पास क्या जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी आएंगे, उनका भी पुराना नाता है यहाँ से, प्रभारी रहे यहाँ से। ये सारे लोग आएंगे और कल बैठक बुलाई गई है। ये बैठक मन की बात सुनने के बाद शुरू होगी, शिमला में ही मन की बात सुनेंगे सारे विधायक वहाँ बैठ के। उसके बाद विधिवत रूप से बीजेपी अपना विधायक दल का नेता चुन लेगी। बड़ा प्रश्न ये है कि ये नेता कौन होगा। क्या बीजेपी ने जयराम ठाकुर से किनारा करने की कोई फैसला ले लिया है, ये बीजेपी वाले जाने, लेकिन चर्चा इसकी है कि ऐसा फैसला हो गया है। ऐसी सूचना है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नहीं होंगे। हालांकि बकायदा इसका एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और उस प्रोसीजर में यदि विधायक इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि यदि विधायक उनका नाम लेते हैं तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि जयराम ठाकुर ही किसी का नाम प्रपोज करेंगे। अब वो कौन होंगे? क्या वो सतपाल सिंह सत्ती होंगे? पहला नाम सबसे पहले आगे रेस में वो है। जयराम ठाकुर के बाद उनका नाम जो सबसे ज्यादा रेस में है, वो लंबे समय तक बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ रहे हैं बीजेपी के यहाँ। 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरे पास जो डेट्स है, तो 2011 में उनको जो है बनाया गया था और वो फिर 20 तक लंबे समय तक 9 साल तक लगभग रहे, 9-10 साल, 9+ ईयर्स आप कर लें, और इतना लंबा समय किसी और अध्यक्ष ने नहीं काटा। ये अलग बात है कि बीच में परिस्थिति कुछ रही, उनका पहले मनोनयन हुआ, फिर चयन हुआ, फिर एक्सटेंशन हुई, इस तरह से मामला चलता रहा, लेकिन जो भी है ये उनको क्रेडिट जाता है। सतपाल सत्ती, विपिन सिंह परमार और इसके अलावा कुछ और नाम भी इस रेस में चर्चा में है, जैसे कि विक्रम ठाकुर, रणधीर शर्मा, इनके नाम भी चर्चा में है। वैसे सुखराम चौधरी पर भी चर्चा हुई है दिल्ली में कि उनको भी विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि सतपाल सत्ती होंगे। अध्यक्ष रहे हैं, अच्छा प्रोफाइल है उनका। हालांकि जयराम ठाकुर का प्रोफाइल भी कोई बुरा नहीं है, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो जो मंथन बैठक नहीं हो रही ना हार की, माना यह जा रहा है कि वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि तय कर लिया गया है कि इसकी जिम्मेदारी जयराम ठाकुर को ही लेनी होगी, क्योंकि तमाम चीजें उनको दी गई थी, तमाम छूट उनको दी गई थी, तमाम चीजें उनके इर्द गिर्द रहकर ही करी गई चुनाव में। ऐसे में अब हाईकमान ने संभवतः ये तय ही कर लिया है कि उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होगी, लेकिन इसके बावजूद क्या उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर अभी थोड़ी सी गुंजाइश है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। रात मिलत बन राम ही दीना, रात को तय हो गया था कि राम अयोध्या के राजा होंगे, सुबह वनवास हो गया। इसलिए राजनीति में कई बार रात रात में चीजें बदल जाती हैं। फिलहाल जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष नहीं होंगे, वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते ही सदन में बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष कोई और होगा। लेकिन इस बात की पूरी गुंजाइश है कि अगर विधायकों की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव आता है तो फिर उस पर चर्चा होगी, और अगर ज्यादा विधायक उनके पक्ष में हो तो वो भी हो सकते हैं, कोई भी हो। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर नया आदमी आता है तो क्या वो बीजेपी का 2027 का चेहरा होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी हालिया जो आपने घटनाक्रम देखा उसमें हिमाचल की राजनीति में ये स्पष्ट दिखा कि मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष बनाया था कांग्रेस ने, और वो एंड तक मुख्यमंत्री की रेस में रहे, और इसके बावजूद भी वो उतनी बुरी तरह से बाहर नहीं हुए, उनको उनका हिस्सा मिला, वो उप मुख्यमंत्री बने ऊना से। संयोग है सत्ती भी ऊना से है, अगर वो बनते हैं तो क्या एक तरह से अगले चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बीजेपी ने अभी से चुन लिया है, इसको लेकर भी देखना होगा। हालांकि रेस में और लोग भी हैं। मैंने आपको बताया सत्ती जो है 2003 में पहला चुनाव लड़े थे, 7 में, फिर 12 में, और 17 में हार गए, 22 में अब दोबारा जीते हैं, चौथी उनकी इस तरह से टर्म हो गई। 58 साल के 1964 जनवरी का उनका बर्थ है, बीजेपी के चीफ रहे हैं। इसके अलावा विपिन सिंह परमार भी हैं, ये भी 1964 का इनका बर्थ है। 1998 में ये एमएलए रहे, 2007 में रहे, 17 में रहे, और फिर 22 में रहे। 17 और 22 को अगर छोड़ दें तो कभी इन्होंने 2 टर्म सीधी लगातार हासिल नहीं करी, और बीच में एक टर्म जीते, एक 1998 में जीते, 2003 में हार गए, 7 में जीते, 12 में हार गए, 17 में जीते, इस बार 22 में भी जीते। और रणधीर शर्मा भी हालांकि इस रेस में है, लेकिन रणधीर शर्मा की दिक्कत यह है कि तमाम कैपेबिलिटीज होने के बावजूद उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो बड़े पेड़ के नीचे है।
अब ये बड़े पेड़ पे ही निर्भर करता है कि उनको कितना स्पेस देना है। अब ये स्पेस कहां मिलता है ये भी समय बताएगा, क्योंकि वो पिछली बार अध्यक्ष पद की दौड़ में भी सबसे आगे थे और सबसे काबिल लोगों में उनका नाम लिया जा रहा था। लेकिन जाहिर है कि बड़े पेड़ नहीं तय करना है कि उसके नीचे जो पेड़ है उसको कितना स्पेस देना है। रणधीर शर्मा की दिक्कत सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके जिले से ही होंगे, ऐसा भी थोड़ा सा और लग रहा है। फिलहाल सत्ती टॉप चॉइस है, सूत्रों के लिहाज से तय हो गया है कि सत्ती होंगे। लेकिन ये बाकी जो हैं अगर ये छूट भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इनकी बस छूट गई। विक्रम ठाकुर भी एक नाम है बीच में, अगर कोई कहीं विवाद होता है तो। विवाद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टब्बल वाली स्थिति आ जाएगी, लेकिन कोई विधायक, क्योंकि विधायक स्वतंत्र होते हैं, कोई विधायक उठ के ये भी कह सकता है कि नहीं इनको नहीं इनको बनाइए, तो फिर उस पर चर्चा जरूर होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ विधायक हो सकता है कि ये कह दें कि जयराम ठाकुर की चर्चा होगी, लेकिन अगर हाँ जयराम ठाकुर ही सबसे पहले मीटिंग में कह देंगे कि मैं फला आदमी का, मैं सत्ती का, मैं या इसका या उसका नाम जो है प्रपोज करता हूं, तो फिर जाहिर है फिर कोई चर्चा नहीं रह जाएगी। ठाकुर कर्म सिंह ने यही कहा था जब टेरिटोरियल काउंसिल को ही विधानसभा मान लिया गया था 1963 से 67, 62 से 67 वाली को, तो 63 की बात है और विधानसभा का दर्जा बहाल हो गया तो टेरिटोरियल काउंसिल को ही विधानसभा मान लिया गया। और उस समय डॉक्टर परमार सदस्य नहीं थे टेरिटोरियल काउंसिल के। टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन ठाकुर कर्म सिंह थे मंडी वाले। तय था कि चेयरमैन ही चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए दोनों में कोई गुफ्तगू वॉशरूम में हुई। वॉशरूम से जब वापस आए तो ठाकुर कर्म सिंह ने ये कहा था कि आप लोगों ने मुझे अपना नेता चुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूं और मैं चाहता हूं कि परमार अगले मुख्यमंत्री हो। ऐसे भी होता है, सियासत ऐसे भी पलटे खाती है। तब परमार मुख्यमंत्री बने थे, बाद में उन्होंने उपचुनाव लड़ा था रेणुका जी वाली सीट से, बाई इलेक्शन जीत के वो आए थे और 1963 का ही वो कार्यकाल जो है वो फर्स्ट विधानसभा माना जाता है। हालांकि 52 में भी जब चुनाव होता उसमें डॉक्टर परमार बकायदा उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो इस तरह से हो जाता था, अगर वो प्रपोज करते हैं तो जाहिर है फिर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वहां इनवाइट किया जाता है तो फिर निश्चित तौर से कुछ नाम और भी आएंगे। हालांकि एक लाइन आ चुकी है केंद्र से, ये तय है और सिर्फ उस पर मोहर लगनी बाकी है, पर फिर भी जो एक प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिसको भी लाया जाएगा क्या वो 2027 का चेहरा होगा, और क्या अगर ऐसा हुआ तो जयराम ठाकुर से बीजेपी ने अब किनारा कर लिया है, क्या उनको ही दोषी मान लिया गया है हार का, उनको ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये देखना होगा। क्योंकि पोस्ट पोल बीजेपी ने बहुत सी मंथन बैठकें करी, लेकिन पोस्ट डिफीट कोई मंथन बैठक अभी तक नहीं हुई है। जयराम ठाकुर रिपोर्ट लेकर दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री से मिले, नड्डा जी से मिले, बाकी लोगों से मिले, लेकिन ओवरऑल कोई इस तरह की आधिकारिक बैठक नहीं आई जिसमें यह चर्चा हो कि कौन हार के लिए दोषी है। चिट्ठियां जरूर आ रही हैं, चिट्ठियां जरूर आ रही हैं। काजल जी ने तो पहले लिख दी थी चुनाव से नतीजा आने से पहले, हालांकि वो जीते हैं चुनाव, लेकिन नतीजा आने से पहले उन्होंने लिख दी थी। उसके बाद कई जगह से आ रही है। अभी ताज़ा चिट्ठी जो है डॉक्टर सिकंदर कुमार के खिलाफ भी आई है कि उन्होंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में काम नहीं किया और सुखविंदर सुक्खू को आराम से जीतने दिया। बीजेपी का उन्होंने जो है काम नहीं किया और सिर्फ एक बैठक में आए और आधा घंटा पर्चे बांट के चले गए। बाकी जगह जो है जहाँ जहाँ मंडल लगा वहाँ नहीं गए। मंडल और जगह के भी उबले हुए हैं। धौला जी ने भी कह दिया था कि जयराम दोषी हैं। ऐसी स्थिति में रायता फैलना था, इसलिए ये मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अभी कल की मीटिंग में क्या सामने आता है देखना होगा। अभी इस वक्त की जो खबर है, जो सूचना है वो यही है कि लगभग सतपाल सत्ती तय है। अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल रातों रात नहीं हुआ, फेरबदल हो जाते हैं, फेरबदल हो जाते हैं। लेकिन यह भी दिलचस्प संयोग रहेगा कि 24 तारीख को ही यह तय हुआ था कि जयराम ठाकुर अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2017 में 24 दिसंबर को तय हुआ कि अगले मुख्यमंत्री होंगे। 27 को उन्होंने ओथ ली थी। कल बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, माफ कीजिए कल अटल जी का जन्मदिन भी है। कल अटल जी का जन्मदिन है तो उसको भी बीजेपी मनाएगी। एक शेड्यूल आया है बीजेपी का अटल जी के जन्मदिन को लेकर भी, और उसी को लेकर जो है सारी चीजें रहेंगी। उसमें ये कहा गया है कि पहले जो है बकायदा बैठक होनी थी पीटर हॉफ में, लेकिन अब पीटर हॉफ में नहीं होगी
और अब उसको जो है बदल के साथ ही में जो नया बना है सर्किट हाउस बिली पार्क वाला, वहाँ पे ये बैठक होगी। तो ये जो है ये रिवाइज कर दिया गया है इस सूचना को, और लेटेस्ट सूचना जो है इसी हिसाब से है कि कल 10 बजे के आसपास ये लोग जो है पहले अटल जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो है ये बाकी कार्यक्रम होगा। 9:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 10:15 बजे बिली पार्क पहुंचेंगे तमाम लोग। 11 बजे मन की बात कार्यक्रम सुना जाएगा। 11:30 बजे जो है फिर से वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी वहां पे, और 12 बजे विधायक दल की बैठक का शुभारंभ होगा, और 1 बजे उसके बाद राजभवन की ओर को बीजेपी कूच कर जाएगी। जो डी नोटिफिकेशन का काम हो रहा है उसके खिलाफ जो है राज्यपाल को एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, और 2 बजे जो है बीजेपी के नेता होटल हॉलिडे होम शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। जाहिर है कि जो नए नेता चुने जाएंगे वही करेंगे, इसमें बाकी नेता साथ में रहेंगे। तो ये शेड्यूल आ गया है, तो मिनट टू मिनट शेड्यूल है। तो 12 साढ़े 12 बजे कल जो है देखिए किसको सांता क्लॉज की गिफ्ट मिलती है। ये कल का कार्यक्रम बीजेपी का रहेगा। बड़ा सवाल उसके बाद यही रहेगा कि बीजेपी की राजनीति किधर जाती किधर नहीं। अभी तमाम नेताओं का जो है वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। मंगल पांडे को मैं देख पा रहा हूँ, मंगल पांडे पहुँच गए हैं, और बाकी लोगों का भी कार्यक्रम शुरू हो गया, उनको पुष्पगुच्छ दिए जा रहे हैं। अभी फोटो आया है इसका, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नजरें कल इस बात पर रहेंगी कि क्या सत्ती को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, और अगर सत्ती को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो एक तरह से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की तो बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से, बीजेपी के विधायक दल के नेता यहाँ से, मुख्यमंत्री संसदीय क्षेत्र से, उप मुख्यमंत्री संसदीय क्षेत्र से, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस संसदीय क्षेत्र से, इसके अलावा राज्यसभा के एक और सांसद, एक तो नड्डा जी हैं, एक और सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार यहाँ से, बल्ले बल्ले है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ दर्शक लिख रहे हैं, ठीक ठीक कह रहे हैं जी आप। प्रेम कुमार धूमल के गुट का समर्थन सत्ती को है। अब 2027 में मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं कह रहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा क्या कल ही चुन लिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, आपने ठीक से सुना नहीं। मुख्यमंत्री तो वही होगा जिसकी पार्टी जीतेगी और जिसकी पार्टी जिसको बनाएगी, लेकिन एक चेहरे तय करने की बात होती है। चेहरे तय करने की बात होती है। एक टीम जैसी चुन ली जाती है, छाया मंत्रिमंडल जिसको कह सकते हैं आप, वो चुन ली जाती है। जैसे कांग्रेस ने चुन ली थी, सुखविंदर सुक्खू को बना दिया था उन्होंने प्रचार समिति का अध्यक्ष, और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री थे। तो मान लिया गया था कि 2 लोग ही रेस में, और एंड तक यही 2 लोग रेस में थे। एक को बनना था, एक बन गया, दूसरा उप मुख्यमंत्री बन गया। तो इस तरह से चलता है जी। वेदर अपडेट है भवानी ठाकुर जी, बिल्कुल अच्छा किया आपने याद दिला दिया। कल क्रिसमस है और बरसों बाद जो है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगा, लेकिन कहां कहां मिलेगा कहां कहां नहीं ये देखना होगा। आज कुछ ऊपर वाली रीचेज जो हैं वहां पे अच्छा मौसम रहा और हल्के फ्लेक्स आए। कल और परसों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि रविवार और सोमवार को हल्की बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। अभी ऊंचाई वाले में शिमला आता है या नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ऊंचाई वाले का मतलब शिमला नहीं, शिमला को जो है मध्यम ऊंचाई वाले में लेते हैं नॉर्मली ये। लेकिन फिर भी मौसम हो सकता मेहरबान हो जाए। 27-28 को ये शुष्क हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बर्फबारी के आसार जताए हैं। इसमें खासतौर से लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि शिमला में भी बर्फबारी कल हो जाएगी तो व्हाइट क्रिसमस हो जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे जरूर होगा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। कड़ाके की ठंड रहेगी 2 दिन, उसके बाद मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शुष्क मौसम होने के बावजूद भी ठंड कम नहीं होगी। अभी आधे से ज़्यादा हिमाचल के जो तापमान है वो ऑलरेडी जो है वो न्यूनतम तापमान है वो ऑलरेडी माइनस में चल रहे हैं। इसलिए आप अपना खास ख्याल रखिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड अभी जारी है। वास्तविकता तो ये है कि अभी ठंड शुरू हुई ही है, तो उस लिहाज से अभी इस लंबा स्पेल चलेगा। कोल्ड का अगर स्पेल अगर हम देखें तो ये अभी कोल्ड वेदर का स्पेल लंबा चलेगा, और इसको जो है आपको ढंग से निपटना पड़ेगा। खासतौर से उधर कोविड का भी खतरा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड को लेकर अलर्ट जारी हुआ तमाम राज्यों को। 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश में भी एक मॉक ड्रिल होगी। पूरे राज्यों में को कहा गया है कि 27 तारीख को वो मॉक ड्रिल करें, ताकि अगर उनके पास कोविड के केसेस एकदम से ज़्यादा आ जाते हैं तो किस तरह से निपटेंगे, क्या उनके जो
ऑक्सीजन प्लांट्स है वो ठीक से काम कर रहे हैं, उनके वेंटिलेटर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को जो है जांचने के लिए 27 तारीख को एक मॉक ड्रिल होगी। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, विक्रम ठाकुर, देखिए विक्रम ठाकुर भी चर्चा में है, और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ नेता प्रतिपक्ष अगर मान लीजिए कोई एक बन जाता है, जयराम ठाकुर, सतपाल सत्ती, विपिन परमार, विक्रम ठाकुर, इनमें से कोई एक बन जाता है तो बाकियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। अभी अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, महीने के अंदर अंदर बीजेपी को नया अध्यक्ष भी कायदे से मिलना चाहिए, अगर ज़्यादा लेट नहीं हो तो वहाँ भी चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं। कांगड़ा अभी भी गेम में है, और विक्रम ठाकुर के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनको आप कांगड़ा भी गिन सकते हैं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र भी गिन सकते हैं जी। अश्विन शर्मा जी, मुझे लगता है कि वीरभद्र जी के समय में जो एसडीएम ऑफिस खुले थे वो रिव्यू हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हुए थे रिव्यू। मैंने जयराम ठाकुर जी को सुनवाया था कल आपको, वो रिव्यू हुए थे और उसके बाद ही खुले थे। अभी भी ऐसा नहीं है कि बंद जो होंगे तो खुलेंगे नहीं, ये रिव्यू के लिए होंगे। जब तक रिव्यू नहीं हो जाते तब तक जो है इनकी फंक्शनिंग बंद कर दी गई है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो कल बंद हुए हैं ऑफिस, ये 574 हुए, ये इसके सारे के सारे खुल जाएं, इनकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। लेकिन बात वही है कि जयराम ठाकुर जी का मैं एक और बयान सुन रहा था आज में, उन्होंने जब ये रिव्यू करने का फैसला लिया था तब भी उन्होंने भाषण में कहा था कि वीरभद्र सिंह जी, ऐसा कौन सा विकास है जो आखिरी साल में ही होता है, जो चुनावी साल में ही होता है, विकास तो पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए। तो वही बात बीजेपी पे भी लागू होती है, जयराम जी पे भी लागू होती है, उनका विकास भी पहले दिन से शुरू हो जाना चाहिए था। अब वो कौन सा विकास था जो लास्ट के महीने में ही शुरू हुआ? ऐसा भी देखने में आया कि 14 तारीख को जो है जब आचार संहिता लगी तो बैक डेट के कुछ बोर्ड भी लगे, कुछ बैक डेट से, ऐसा होता है, सारी सरकारों में होता है, इसलिए इसको रिव्यू किया जाता है, प्रोसेस है। इस पे बीजेपी का अपना जो हो हल्ला है, अपने जो प्रदर्शन है वो अपनी जगह है, ठीक है, उनका काम है। अब विपक्ष में है तो विपक्ष का काम जो है यही करना है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। जयराम ठाकुर ने वीरभद्र सिंह सरकार के 2017 में सत्ता में आते ही 6 महीने के कामकाजों का रिव्यू किया था। सुखविंदर सुक्खू ने 6 की बजाय 9 महीने का फैसला लिया, फर्क सिर्फ इतना है।